Hello friends, my name is Ritesh and I welcome you all to the Hindu analysis for the period of March 16th to March 23rd. We'll look at the important stories and all the relevant updates for CLAT. Let's look at the important stories. देखो यह सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस, आपने ये आर्टिकल देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट एवर्स टू सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये हुआ ऐसा कि बिहार गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक अपील सुप्रीम कोर्ट सुन रही थी और वहाँ पर उन्होंने काउंसिल को डांटा इस बात पर कि उन्होंने जो एविडेंस सबमिट किया वो एक सील्ड कवर में किया। सो ये जो सील्ड कवर में एविडेंस सबमिट किया जाता है इसे कहा जाता है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा है नहीं कि ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किया। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, राफेल डील के केस में या बीसीसीआई रिफॉर्म्स के केस में या भीमा कोरेगांव केस में या और भी काफ़ी सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट इसका इस्तेमाल कर चुका है। तो व्हाट इज सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस? प्रैक्टिस यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड समटाइम्स लोअर कोर्ट्स फॉर एक्सेप्टिंग इन्फॉर्मेशन इन सील्ड एनवेलप्स दैट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय जजेस। ठीक है, बंद लिफाफे में बेसिकली इन्फॉर्मेशन या एविडेंस सबमिट किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी पावर्स हैं या अथॉरिटी है कि वो इस तरह का एविडेंस यूज़ कर सकती है? हाँ, अंडर रूल 7 ऑफ ऑर्डर 12 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 ये पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास या लोअर कोर्ट के पास कि दे कैन यूज़ एविडेंस और दे कैन आस्क फॉर एविडेंस और दे कैन एक्सेप्ट एविडेंस इन सील्ड कवर। ठीक है, तो एक बार इन दोनों के बारे में देखते हैं। रूल 7 ऑफ ऑर्डर 12 ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूल्स क्या कहता है कि अगर चीफ जस्टिस ने डायरेक्ट किया है या कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि कुछ इन्फॉर्मेशन उनको सील्ड कवर में दी जाए तो उसे कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। इफ़ दे हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस दैट अ सर्टेन एविडेंस इज टू बी केप्ट अंडर सील्ड कवर, नो पार्टी वुड बी अलाउड एक्सेस टू द कंटेंट्स ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। सिमिलरली जो सेक्शन 123 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 है वो ये कहता है कि सर्टेन अनपब्लिश्ड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जो है वो कॉन्फिडेंशियल इन नेचर है और नो पब्लिक ऑफिशियल कैन बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन। अब प्रॉब्लम क्या है सील्ड कवर ज्यूरिस्प्रूडेंस में? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ट्रांसपेरेंसी की। आइडियली जो भी एविडेंस शेयर होता है वो दोनों पार्टीज़ को एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि एक लॉजिकल रीजनिंग की जा सके। ठीक है, एविडेंस को एक्सेप्ट किया जा सके या डिनाई किया जा सके। इस केस में एक ही पार्टी के पास एविडेंस का एक्सेस होता है और फिर जज के पास एविडेंस का एक्सेस होता है। तो अगेन ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। दूसरी बात ये कि अगेन जज जो डिसीजन देता है वो उसके पीछे उसे कोई ना कोई रीजनिंग देनी होती है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल एविडेंस है जिसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता तो फिर उसके पीछे रीजनिंग देना भी उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो जजेस आर सपोज टू ले डाउन रीजनिंग फॉर देयर डिसीजंस बट कैन नॉट बी डन दिस, दे आर बेस्ड अपॉन इन्फॉर्मेशन सबमिटेड कॉन्फिडेंशियली। तो ये भी एक थोड़ा एंगल मुश्किल हो जाता है। देखो एक और जुडिशियल अपडेट था, सुप्रीम कोर्ट बैक सेंटर्स OROP स्कीम। व्हाट इज OROP स्कीम? वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है, तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम के अगेंस्ट एक अपील फाइल हुई थी। तो पहले अपन ये समझते हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम है क्या। ये बेसिकली मिलिट्री में लागू हुई थी और इस स्कीम का मतलब यह है कि जो भी हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, सोल्जर्स हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, तो इफ़ दे हैव रिटायर्ड ऑन वन रैंक, ठीक है, तो फिर उनको एक जैसी पेंशन मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ की डेट ऑफ रिटायरमेंट क्या है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति लेट से एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ है 2014 में और कोई व्यक्ति एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ है 2017 में या 2022 में, तो रिगार्डलेस ऑफ कि वो 2014 में रिटायर हुए हैं और ये 2022 में रिटायर हुए हैं, दोनों को जो पेंशन का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए। दैट इज़ वन रैंक वन पेंशन स्कीम। ठीक है, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा समय होल्ड करके रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, या जिन्होंने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया उनके साथ एक डिसएडवांटेज हो जाता है। या कोई व्यक्ति जिसने पहले रिटायरमेंट ले लिया था, ठीक है, उसकी पेंशन वही चली आ रही है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द सेंटर्स वन रैंक वन पेंशन स्कीम। वन रैंक वन पेंशन स्कीम जैसा मैंने कहा, पेंशन एलिजिबल सोल्जर्स रिटायरिंग इन अ पर्टिकुलर रैंक गेट्स द सेम पेंशन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज डेट ऑफ रिटायरमेंट। सबसे पहले ये जो डिमांड उठाई गई थी 2010 के आसपास और कोश्यारी कमेटी नाम की कमेटी ने रेकमेंड की थी वन रैंक वन पेंशन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन।
उसके बाद फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड इट। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट नोटिफाइड द करंट OROP स्कीम, जो नवंबर 2015 में ये स्कीम नोटिफाई की गई और ये कहा गया कि जुलाई 1, 2014 से ये स्कीम जो है जो है आप उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी 2013 में जो लोग रिटायर हुए थे उनकी पेंशन को बेस मान करके एक रैंक पे एक पेंशन दी जाएगी। तो पेंशन ऑफ पास्ट पेंशनर्स वुड बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन ऑफ रिटायरीज इन द कैलेंडर ईयर 2013, यानी 2013 कैलेंडर ईयर में जो लोग रिटायर हुए हैं उनको जो पेंशन मिली, यानी 2013 में अगर लेट्स से कोई ब्रिगेडियर की पोजीशन पे रिटायर हुआ है तो उस समय जो ब्रिगेडियर की पेंशन थी उससे पहले जो लोग रिटायर हुए उनको उतनी ही पेंशन मिलेगी जिनको 2013 में मिलती थी। ठीक है, और उसके बाद हर 5 साल में पेंशन रीफिक्स की जाएगी। ठीक है, हर 5 साल में, लेट्स से 2013 में डिसाइड हुआ, फिर 2013 के 2018 में होगा, 2018 के 2023 में होगा। इस बेसिस पे हम लोगों ने एक डिसीजन लिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम यहाँ आई कि एक बंदे ने पिटीशन फाइल की। देयर इज दिस ग्रुप कॉल्ड इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, जिन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि अभी भी ऐसा हो रहा है कि एक व्यक्ति एक ही रैंक पे रिटायर हो रहा है बट उसको पेंशन अलग अलग मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिसमिस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगेन एक रैंक का मतलब हमेशा एक होमोजेनस क्लास नहीं होता है। ठीक है, एक रैंक पे 2 लोग हो सकते हैं जिनमें से एक ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है और उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स जो है आर्मी ने या नेवी ने या एयरफोर्स ने दिए हैं और बिकॉज ऑफ दैट बेनिफिट्स उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि पूरी यूनिट को, उस रैंक के जितने भी लोग हैं जो पहले रिटायर हुए हैं, जो अभी काम कर रहे हैं, उन सबको उतनी ही सैलरी मिले। तो इनके कहने का मतलब ये है कि डजंट मीन इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ इन द सेम रैंक, डजंट मीन कि सेम रैंक शुड बी गेटिंग द सेम सैलरी एंड दैट इज़ वाई सेम पेंशन भी नहीं होगी। तो द कोर्ट समराइज दैट ऑल पेंशनर्स हु होल्ड द सेम रैंक may not form a homogeneous class and the benefits that may be applicable to certain personnel which would impact their pension payable need not be equalized with the rest of the pensioners। तो उन्होंने इसे खारिज कर दिया और जो गवर्नमेंट की OROP स्कीम है उसे बिल्कुल ठीक बताया है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डीप ओशन मिशन। डीप ओशन मिशन क्या है? एक बड़ा एम्बिशियस मिशन है जो हमारी अंडर वाटर रिसर्च पे जोर देता है और कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इसके इंसाइट्स हैं, हम देखते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इसे लॉन्च किया। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके आ सकता है, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। तो आइडिया क्या है, इस मिशन के तहत हम क्या करने वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल बनाएंगे। ये मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल ओशन की डेप्थ तक जा सकता है, तकरीबन 6000 मीटर्स तक ये हमें नीचे ले जाएगा ओशन के। ठीक है, और वहाँ पर हम फिर अंडर वाटर रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली व्हीकल बनाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड इसरो। दे आर जॉइंटली डेवलपिंग दिस मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल। ठीक है, इसके अलावा एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम भी बनाया जाएगा जो सीबेड पे जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं, विच आर बेसिकली रॉक्स स्कैटर्ड ऑन द सीबेड, जिनमें आयरन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, इस तरह की चीज़ें मिलती है। इनको माइन करने के लिए भी इक्विपमेंट बनाया जाएगा, एक इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम बनाया जाएगा। और वंस वी गेट परमिशन फ्रॉम इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी तो शायद हम इसका कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी कर सके। इनिशियल रिसर्च पर्पसेस के लिए ये काम में लिए जाएंगे। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज का क्या मतलब है? हम ओशन के क्लाइमेट को मॉनिटर करेंगे एंड वी विल सी व्हाट ऑल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द क्लाइमेट ऑफ ओशन। ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू प्रेडिक्ट एंड बेसिकली सजेस्ट व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द ओशन। इसके अलावा वी विल ऑल्सो डू बायो प्रोस्पेक्टिंग ऑफ डीप सी फ्लोरा एंड फौना। बेसिकली समुद्र के नीचे जो प्रजातियां हैं उनको एक्सप्लोर करना और उनको कंजर्व करने पर हम काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगेन देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स मिनरलाइजेशन। सो हाइड्रोसल्फाइड मिनरल्स क्या होते हैं? ये बेसिकली क्रस्ट के अंदर जो गर्म पानी बह रहा है, जो वेंट्स से निकल रहा है, बेसिकली उस पानी से कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं। अगेन इनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग डीप ओशन मिशन। इसके अलावा ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पावर डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने का हमारा प्लान है। देखो, डीसैलिनेशन मतलब समुद्र से नमक की क्वांटिटी को कम करना। ठीक है, और OTEC यानी ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का क्या मतलब है? देखो, देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर एट सरफेस एंड एट डेप्थ। डेप्थ में ना जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर का इस्तेमाल करके ना
थर्मल एनर्जी बनाई जाती है, इसको हम कहते हैं OTEC, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी दैट यूज ओशियन टेम्परेचर डिफरेंसेस फ्रॉम सरफेस टू डेप्थ लोअर देन 1000 मीटर्स टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी, और उस एनर्जी से हम डीसैलिनेशन प्लांट्स रन करने का प्लान कर रहे हैं, जिससे समुद्र से एक तरीके से फ्रेश वाटर एक्सट्रैक्ट किया जा सकेगा। इसके अलावा देयर विल बी एन एडवांस्ड मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी। तो ओशन बायोलॉजी बेस्ड इंजीनियरिंग का हमारा प्लान है, जिसमें हम बेसिकली स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे जो इस रिसर्च से वायबल कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स बना सके। ठीक है, तो डीप ओशन मिशन एक है, फ़ायदे अनेक हैं, जिसको हाल ही में लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने। हाल ही में एक नया डे आ गया है, 15 मार्च को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। व्हाट इज़ इस्लामोफोबिया? इस्लाम से डर करना। ठीक है, तो देखो हम वो कहते हैं ना, टेररिज्म हैज़ नो रिलीजन। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव एसोसिएटेड टेररिज्म विद इस्लाम। ठीक है, तो इसी डर को काउंटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बिहाफ पे पाकिस्तान ने प्रपोज किया, और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इसे अभी हामी दे दी है, इसे अप्रूवल दे दिया है। तो हर साल 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया, और जितने भी UNGA मेंबर्स हैं दे विल हैव टू टेक स्टेप्स बेसिकली टू अवेयर पीपल that not every Muslim is a terrorist and there is no need to worry about Islam. So resolution was introduced by Pakistan on behalf of Organization of Islamic Cooperation. इसमें इंडिया ने कुछ कंसर्न्स दिखाए हैं। ठीक है, तो रेजोल्यूशन में इंडिया ने क्या कंसर्न्स दिखाए हैं? इंडिया ये कहता है कि किसी एक रिलीजन पे इतना फोकस करना शायद ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया में अभी आजकल ऐसा हो गया कि इंटॉलरेंस के चलते कि अभी देयर आर मूवमेंट्स, एंटी सिख मूवमेंट्स ऑल्सो, एंटी बुद्धिस्ट मूवमेंट्स ऑल्सो। तो कल को यू विल हैव अ सेपरेट डे अगेन फॉर एंटी सिख फोबिया और एंटी बुद्धिस्ट फोबिया, ऐसा इंडिया ने कंसर्न दिखाया है। बट अगेन ये कंपेयर टू इस्लाम दिस इज़ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन जो एंटी हिंदू है या एंटी सिख है या एंटी बुद्धिस्ट है। तो डेफिनेटली दे आर ट्रिवियल इश्यूज एज कंपेयर टू इस्लामोफोबिया। ठीक है, श्रीलंका को हाल ही में हमने $1 बिलियन का क्रेडिट दिया। तो आप सबको पता है कि श्रीलंका इज़ अंडरगोइंग अ इकोनॉमिक क्राइसिस, अ फाइनेंशियल इमरजेंसी काइंड ऑफ अ सिचुएशन। ठीक है, तो श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर अभी हिंदुस्तान आए हुए थे, बासिल राजपाक्सा, और इनके साथ बात करके हम लोगों ने इनको $1 बिलियन की फैसिलिटी और दी। अब लगभग $1.4 बिलियन की सुविधाएँ इंडिया जो है वो श्रीलंका को एक्सटेंड कर चुका है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है अभी SBI और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो इस साल लगभग $1.4 बिलियन की सुविधा हम उनको दे चुके हैं। 400 मिलियन की हमने RBI के साथ करेंसी स्वैप डील की। $0.5 बिलियन के लोन हमने डेफर कर दिए उनको कि बाद में चुका देना, और $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट अभी दिए फ्यूल इंपोर्ट्स के लिए। तो कुल मिलाकर के $1.4 बिलियन तक की हेल्प हम श्रीलंका की कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इंडिया में अभी NTPC ने श्रीलंका के साथ एग्रीमेंट किया है सोलर प्लांट लगाने के लिए सामपुर में, इन द ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ ट्रिंकोमाली। अडानी ग्रुप 2 प्रोजेक्ट लगा रहा है, मनार और पनारिन में विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स। फिर ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील के बारे में हमने बात ही की है जो IOCL कर रही है। अच्छा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट अभी आई और तकरीबन 146 कंट्रीज़ को उसमें रैंक किया गया, और इंडिया का रैंक आया 136। तो यानी वी आर वन ऑफ द अनहैप्पीएस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। ठीक है, 135 देश हमसे ज़्यादा खुश हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, एंड टॉप मोस्ट इज़ फिनलैंड, एज यू कैन सी द रेटिंग्स हियर। द मोस्ट अनहैप्पी कंट्री इज़ अफगानिस्तान। अब बेसिकली क्या मेथडोलॉजी ये लोग यूज़ करते हैं? ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहले तो कौन पब्लिश करता है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। 2012 में एजेंसी शुरू हुई थी, 2012 में ये इंडेक्स भी छपना शुरू हुआ। ये 10th एनिवर्सरी है, 10वीं बार ये इंडेक्स आया है, और रिपोर्ट में लगभग 150 कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। इस साल 146 कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। कौन से पैरामीटर्स लिए जाते हैं हैप्पीनेस के लिए? आपका पर कैपिटा GDP क्या है, सोशल सपोर्ट कितना है, हेल्थ को कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, आपके पास कितनी फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस है, जेनरोसिटी एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन। तो ये सारी चीज़ों को मिलाकर के इंडेक्स बनता है, और फिर इस पे लोगों का परसेप्शन ज़्यादा जाता है कि आपका एक स्कोर देंगे आप 1 to 10 के बीच में कि आपकी कंट्री में आपको कितनी फ्रीडम मिलती है, कितना जेनरोसिटी है, सोशल सपोर्ट कितना है, परसेप्शन कितना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे फिर आप रैंक करते हो एक कंट्री को बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और फिर वो इंडेक्स निकल करके आता है।
तो इस इंडेक्स का जैसे मैंने आपको बताया 146 कंट्रीज से ये पूछा गया, तो दुनिया का सबसे खुश देश है फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 5वें साल दुनिया में सबसे हैप्पी कंट्री निकल करके आया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा दुखी देश या अनहैप्पी कंट्री है अफ़गानिस्तान। किन कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है, अगर आप देखोगे तो सर्बिया, बुल्गारिया और रोमानिया, इसने बिगेस्ट गेन से पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अच्छा रैंक आया है। इंडिया का रैंक मैंने आपको बताया पिछले साल 139 था, तो 3 पॉइंट हमें इम्प्रूव किया, बट पिछले साल हमने कंट्रीज़ भी 150 रैंक की थी। इस साल हमने 146 कंट्रीज़ रैंक की है, तो इस साल 146 में से 136 हमारा रैंक आया, तो यानी हम आखिरी 10 देशों में ही है, यानी दुनिया के सबसे दुखी देशों में हैं हम, वैसे देखा जाए तो, विच इज़ सरप्राइजिंग। आई मीन अ लॉट ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इथोपिया की रैंक हमसे अच्छी है, तो इथोपिया में लोग हमसे ज़्यादा खुश है जहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है, तो इट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज। यूएसए का रैंक 16th है, टॉप 5 कंट्रीज यूरोपियन है। चाइना देखो तो आप 82 है, हमसे बेहतर है। नेपाल हमसे बेहतर है, बांग्लादेश हमसे बेहतर है, पाकिस्तान भी हमसे बेहतर है, श्रीलंका भी हमसे बेहतर है। तो हमारी जितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है वो हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। ओके, नाउ वी लुक एट द नेक्स्ट अपडेट। रशिया यूक्रेन वॉर ऑन है और उसमें रशिया ने क्लेम किया यूजिंग अ हाइपरसोनिक मिसाइल। सो फॉर द फर्स्ट टाइम एन एडवांस्ड वेपन वाज यूज्ड इन रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है किंझल, ठीक है। तो ये किंझल इन्होंने यूक्रेन के एक डिपो पे, वेपन्स डिपो पे, आर्म्स डिपो पर इस्तेमाल की। किंझल बेसिकली मीन्स अ डैगर और अ नाइफ, ठीक है। किंझल एक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है जो मार्क 10 यानी 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पर चलती है एंड इट कैन ओवरकम एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल होती क्या है, जो भी साउंड 5 टाइम्स साउंड की स्पीड से चल सकती है उसे अपन हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग होती है, इसमें खास बात होती है मैन्यूवरेबिलिटी, यानी इट कैन चेंज इट्स पाथ। बैलिस्टिक मिसाइल जो होती है वो अपना पाथ चेंज नहीं कर सकती है, एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल, बट एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अपना पाथ बदल सकती है। 2 तरीके की हाइपरसोनिक मिसाइल्स जनरली होती है, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। अभी ये वेपन्स किन कंट्रीज़ के पास हैं, यूएस, चाइना, रशिया, वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास एडवांस स्टेजेस पर ये व्हीकल्स हैं, और बाकी काफ़ी सारी कंट्रीज़ इन पर टेस्टिंग कर रही है। जैसे इंडिया ने भी एक डेमोन्स्ट्रेटर टेस्ट किया हुआ है। नॉर्थ कोरिया कहता है कि उनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, उन्होंने टेस्ट की है, बट वी आर नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस, ठीक है। देखो, जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर अभी हिंदुस्तान आए, फ्यूमियो किशिदा, और इन्होंने मोदी साहब के साथ एक मीटिंग की और काफ़ी सारे जो अग्रीमेंट्स इंडिया और जापान के बीच में हुए, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और भी बहुत सारे हुए, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट समिट्स इंडिया जापान। तो जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया फॉर 14th इंडिया जापान एनुअल समिट, ठीक है। समिट सेलिब्रेट करती है 70 years of diplomatic relations between India and Japan, and obviously we are celebrating 75th year of independence. तो जापान विल इन्वेस्ट 5 ट्रिलियन येन, अब देखो 3 करेंसी में मैं आंकड़ा दूंगा, 5 ट्रिलियन येन या $42 बिलियन या 3.2 लाख करोड़ इन द नेक्स्ट 5 years इन इंडिया, ठीक है। इसमें शामिल है 7 जीका लोन्स। जीका इज़ जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी लोन्स, तकरीबन 20,400 करोड़ के लोन्स, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी, सप्लाई, सीवरेज, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ केयर वगैरह। इसके अलावा चाइना विल शेयर दिस टेक्नोलॉजी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कॉल्ड जोकासोउ टेक्नोलॉजी। जोकासोउ टेक्नोलॉजी से हमारे यहाँ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के हमारा एक एग्रीमेंट उनके साथ हुआ है। इट हैज़ बीन लॉन्च विद एन आई ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। इट इंक्लूड्स ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स एज वेल एज फ्यूचर कोऑपरेशन, also talking about strengthening bamboo value chain, which is again an interesting region. इसके अलावा डिजिटल पार्टनरशिप इंडिया और जापान के बीच में करने को लेकर के बात हुई है। तो जापान वांट्स स्किल्ड इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स टू वर्क फॉर जापान। उसके अलावा जॉइंट प्रोजेक्ट्स इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के भी बात हुई है। क्लीन एनर्जी को लेकर के पार्टनरशिप्स हुई हैं, ठीक है। स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के, देखो शायद मैंने आपको बताया भी होगा कि जब हम बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी वगैरह के बारे में बात कर रहे थे कि जापान इज़ काफ़ी आगे है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो बैटरीज़ हैं, चाहे वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन, अमोनिया, इन सब चीज़ों के मामले में जापान के साथ हम कोऑपरेशन करेंगे। एंड द ऑब्जेक्टिव इज़ टू एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। अल्टीमेट आइडिया क्या है कि इंडिया में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना सकें, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ बना सकें।
ये आप लोगों को पता होगा कि बुलेट ट्रेन जो चलने वाली है मुंबई टू अहमदाबाद, उसमें जापान इज़ अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर, ठीक है। तो इंडिया ने उसे अप्रिशिएट किया है और इंडिया जापान की टेक्नोलॉजी और भी एक्सेस करना चाहता है बाकी वेरियस अदर मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए, लाइक पटना मेट्रो विच इज़ प्रपोज टू बी लॉन्च्ड। इसके अलावा इंडिया को इनवाइट किया उन्होंने, ठीक है। बेसिकली जो एक्सपो होने वाली है जापान में, एक एक्सपो होने वाली है इन 2025 ओसाका कंसाई जापान में, तो इंडिया का पार्टिसिपेशन उसमें उन्होंने एक्सपेक्ट किया और मोदी साहब ने प्रॉमिस किया इंडिया विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट। इसके अलावा क्वाड समिट, जो इस साल की क्वाड समिट है वो जापान में होने वाली है, पिछले साल यूएसए में हुई थी, इस साल जापान में शेड्यूल्ड है, तो उसमें भी पीएम मोदी को उन्होंने इन्वाइट किया। इसके अलावा जापान ने बात की न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी की, इंडिया ने अभी तक इसे रेटिफाई नहीं किया एंड जापान वांट्स इंडिया टू साइन दिस, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके हमें न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी एनफोर्स कर देनी चाहिए, और ये तब तक एनफोर्स नहीं हो सकती जब तक जो इसके एनेक्चर बी की 44 कंट्रीज़ की सबके सब इसको साइन ना कर दे। 8 कंट्रीज़ ऐसी है जिनको साइन करना बाकी है, उनमें से एक इंडिया भी है। न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटी क्या है, जैसा नाम से पता चलता है कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट कर नहीं सकती। द ट्रीटी इंटेंड्स टू बैन ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, ठीक है। जापान भुक्तभोगी है न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का, ठीक है। तो इट वाज अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1996, बट उस समय एंटर्ड इनटू फोर्स नहीं हो पाया क्योंकि सारी कंट्रीज़ ने रेटिफाई नहीं किया था। इसके एनेक्स्चर 2 में 44 कंट्रीज़ लिस्टेड है जिनको ये रेटिफाई करना है। इंडिया ने इसे रेटिफाई अभी तक नहीं किया। इंडिया के अलावा चाइना, इजिप्ट, ईरान, इजराइल, यूएस, ठीक है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने ये अभी तक पूरी तरीके से साइन नहीं किया या रेटिफाई भी नहीं किया है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। नए हेल्थ लॉ ड्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी देखो एक नया हेल्थ लॉ ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है जो पूरी तरीके से फाइनलाइज होने के बाद एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट को रिप्लेस करेगा। ये बेसिकली काफ़ी कुछ चीज़ें हमें बताता है कि किस केस में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई जा सकती है, लॉकडाउन की डेफिनेशन क्या है, आइसोलेशन की डेफिनेशन क्या है, क्वारंटीन की डेफिनेशन क्या है। तो जब भी कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है या इवन कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उस तरह की कोई इमरजेंसी आती है तो क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, उसके बारे में ये एक्ट है। एक्ट बनाने की बातें 2017 से हो रही है एंड इट विल रिप्लेस एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, मगर अभी तक बना नहीं है। तो सितंबर 2020 में अनाउंस किया गया था कि गवर्नमेंट एक नेशनल पब्लिक हेल्थ लॉ बनाएगी और जो ड्राफ्ट बिल है वो एक 4 टियर स्ट्रक्चर प्रपोज करता है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और एक ब्लॉक लेवल पे। नेशनल लेवल विल बी लेडेड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, ठीक है। स्टेट लेवल विल बी चेयर्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल विल बी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एंड ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स विल हेड दिस बॉडी, ठीक है। पब्लिक हेल्थ केडर बनाने का प्लान है, तो एक पब्लिक हेल्थ केडर एक अलग डिपार्टमेंट होगा जिसमें आपके आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होंगे विच विल केटर टू दिस एरिया। इसके अलावा जैसा मैंने कहा आइसोलेशन, क्वारंटीन, लॉकडाउन को इसमें डिफाइन किया गया है। लॉकडाउन के लिए उन्होंने कहा रेस्ट्रिक्शन विद सर्टेन कंडीशंस और कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ रनिंग ट्रांसपोर्ट ऑन रोड और इनलैंड वाटर। इसके अलावा लॉकडाउन में लोगों की प्रोहिबिशन भी है, गैदरिंग प्रोहिबिशन भी है। इसके अलावा वर्किंग ऑफ फैक्ट्रीज, प्लांट्स, माइंस, एस्टैब्लिशमेंट्स, उन सब पे लॉकडाउन की भी कंडीशंस हैं। तो लॉकडाउन को डिफाइन किया गया है, क्वारंटीन को डिफाइन किया गया है, आइसोलेशन को डिफाइन किया गया है और ये भी डिफाइन किया गया है कि कौन कौन से केसेस में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई जा सकती है या लॉकडाउन लगाया जा सकता है। उस केस में जैसे बायो टेररिज्म है, कोई नया टॉक्सिन या कोई पुराना टॉक्सिन आइडेंटिफाई किया गया है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया है, कोई केमिकल अटैक है, ठीक है, या कोई न्यूक्लियर अटैक है या कोई एक्सीडेंटल रिलीज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन हो गया, इस तरह की कोई भी चीज़ हो जाती है तो फिर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगाई जा सकती है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सोमार्स मिशन। देखो एक्सोमार्स मिशन अभी न्यूज़ में था। एक्सोमार्स मिशन एक प्रोजेक्ट था जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है रॉसकॉस्मोस मिलकर एग्जीक्यूट कर रहे थे। अभी ऑब्वियसली यूरोप और रशिया के रिलेशंस खराब होने के बाद इसे कैंसिल कर दिया गया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसीज एक्सोमार्स 2022 मिशन वोंट बी लॉन्च्ड इन सितंबर 2022। इस साल सितंबर में लॉन्च करने का प्लान था, बट यूरोपियन स्पेस एजेंसी सस्पेंडेड ऑल कोऑपरेशन विद रशिया स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस। तो प्रोजेक्ट इनिशियली यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नासा के साथ प्लान किया था। 2012 में नासा ने विड्रॉ कर लिया बजटरी कंस्ट्रेंट्स की वजह से, फिर रॉसकॉस्मोस की एंट्री हुई। अब अनफॉर्चुनेटली रिलेशंस ख़राब हो गए हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी और रॉसकॉस्मोस में, तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया है। प्रोजेक्ट था क्या, 2 स्टेज मिशन था।
तो बेसिकली मार्स पे लाइफ कभी रही है या लाइफ के कोई चांसेस हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए मिशन बनाया गया था। तो मिशन के पहली स्टेज भेजी गई थी 2016 में, उसमें एक ऑर्बिटर भेजा गया था और एक लैंडर भेजा गया था। लैंडर का नाम था शियापैराली, ठीक है। 2 ऑर्बिटर तो सक्सेसफुली मार्स के चारों तरफ रोकेट कर रहा है आज भी, बट लैंडर फेल हो गया जैसे उसे मार्स पे उतारा गया। सेकेंड पार्ट में हम एक रोवर भेजने वाले थे वहाँ पर। रोवर का काम था उसकी सरफेस पे जा करके एक्सट्रैक्ट करना सैंपल्स को और फिर हम उन सैंपल्स पे रिसर्च करते। बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड स्टेज जो है वो सितंबर में होने वाली थी, जो हो नहीं पाई, ठीक है। जैसा मैंने कहा 2012 तक नासा का प्लान था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ, बट नासा ने ड्रॉप आउट किया, फिर रशिया ने जगह ली 2013 में, ठीक है। प्राइमरी एम वाज टू आइडेंटिफाई इफ देयर हैज़ बीन एवर अ लाइफ ऑन मार्स एंड अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री ऑफ वाटर ऑन द प्लैनेट। तो वो जो सैंपल्स जो ये रोवर एक्सट्रैक्ट करता उससे हमें इस पर थोड़ी हेल्प मिलती, बट अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पाया। अब मिशन में रशिया का रोल क्या था और मिशन रशिया पे क्यों डिपेंडेंट था? जो रॉकेट ये रोवर लेकर जाने वाला था या प्लेटफॉर्म लेके जाने वाला था, पहले भी 2016 में भी हमने रशियन रॉकेट पर ही भेजा था, इस साल भी हम रशियन रॉकेट पर ही भेजने का प्लान था। उसके अलावा काफ़ी सारे कंपोनेंट्स ऐसे थे रोवर के या ओवरऑल स्पेस प्रोग्राम में जो रशिया से लिए गए थे, तो ऑब्वियसली अब वो कंपोनेंट्स के बिना ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। ओके, विल बी टॉकिंग अबाउट अ इंटरेस्टिंग ट्रीटी नाउ विच इज़ कॉल्ड BBNJ. BBNJ is basically biological diversities in areas beyond national jurisdiction. इसका मतलब क्या है? देखो, बेसिकली इफ़ यू रिमेंबर हमने UN क्लॉज के बारे में बात की थी विच इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, और उस पर्टिकुलर UN क्लॉज जो है वो पूरी जो आपका मरीन एरियाज़ है उनको 5 जोन्स में डिवाइड करता है। इफ़ यू रिमेंबर देयर इज़ बेस लाइन, देन टेरिटोरियल सी, देन कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और उसके बाद फिर हाई सीज, ठीक है, इनलैंड वाटर्स, ठीक है, डू यू रिमेंबर? तो जो हाई सीज वाला एरिया है, हम ये कहते थे कि जो भी कंट्री की अथॉरिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक है विच इज़ 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, और उसके आगे फिर हाई सीज आ जाता है विच इज़ इंटरनेशनल वाटर्स। उसके बाद कंट्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पीसफुल रिसर्च कर सकती है इंटरनेशनल वाटर्स में, बाकी देयर इज़ नो कमर्शियल राइट और अथॉरिटी ऑफ एनी कंट्री ओवर इंटरनेशनल वाटर्स। अब प्रॉब्लम क्या है कि हाई सीज का एरिया क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स है, तो यहाँ पर कई बार इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाती हैं और यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो थोड़ा सा खतरे में भी है। तो इसीलिए बेसिकली एक ट्रीटी साइन की जा रही है। बेसिकली ये एक 4th मीटिंग ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस थी, IGC4 इज़ कन्वीन्ड अंडर UN क्लॉज, जिसमें बेसिकली हम एक ट्रीटी साइन करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज़ ऑन सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एरियाज बियॉन्ड नेचुरल जुरिस्डिक्शन। BBNJ ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ हाई सीज भी कहा जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। इट एनकम्पासेस हाई सीज बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, ठीक है। ये जो एरिया है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ अर्थ सरफेस को काउंट करते हैं, दैट मीन्स दे आर ह्यूज, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि ये रेगुलेटेड होते नहीं है एंड ओनली 1% ऑफ दीज एरियाज आर अंडर प्रोटेक्शन। तो दिस एंटायर ट्रीटी वाज लॉन्च्ड एट द वन ओशियन समिट इन February 2022, जिसमें आइडिया ये दिया गया था कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं दे ऑल शुड बी कवर्ड अंडर वन प्रोटोकॉल BBNJ, ठीक है। तो बेसिकली द negotiations are centered around a package of elements. What are these elements? Conservation and sustainable use of marine biological diversity. तो सबसे पहले तो जो हाई सीज के बाहर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है, विच इंक्लूड्स मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। इसके अलावा एरिया बेस्ड मैनेजमेंट टूल्स इंक्लूडिंग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी उस एरिया में अगर कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका असेसमेंट करना, फिर ट्रांसफ़र ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी। अब ज़रूरत क्या है इस तरह के एग्रीमेंट की? जैसा मैंने कहा कि एक तो बहुत बड़ा एरिया है, ऑलमोस्ट 1% ओनली अंडर प्रोटेक्शन है, फिर हाफ ऑफ अर्थ सरफेस जितना बड़ा एरिया है जो अनप्रोटेक्टेड जा रहा है। तो बेसिकली इट कंप्राइजेज 95% ऑफ द ओशियन, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स ऑलरेडी विजिबल है। इसके अलावा यहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है वो ऑलरेडी एंडेंजर्ड होने वाला है। जैसे इसमें कहा गया डीप सी फ्लोर्स
विच आर द हार्शेस्ट हैबिटेट ऑल्सो आर ऑलरेडी एक्सटिंक्शन प्रोसेस वहाँ पे जो है वो सेटिंग इन हो चुका है। दैट मीन्स काफ़ी सारी स्पीशीज़ ऑलरेडी एक्सटिंक्शन के कगार पर हैं। जैसे इसमें इंडियन ओशन का एग्जाम्पल दिया गया, इन द इंडियन ओशन वेंट्स 100% मॉलस्क आर ऑलरेडी लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। जितने भी मॉलस्क हैं वो सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में आ चुके हैं, ठीक है। और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए। एंड डीप सी माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जा रहे हैं, डीप ओशन मिशन अभी हमने बात की थी लॉन्च किया जा रहा है, तो दिस विल ओनली फर्दर एग्रेवेट द क्राइसिस। चलिए अब नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल वॉज क्लियर्ड इन हरियाणा। तो देखो एंटी कन्वर्जन बिल हरियाणा के बारे में हमने बात की थी, और बिल लगभग बाकी एंटी कन्वर्जन बिल्स जैसा ही है जैसा हमने कर्नाटका के केस में भी बात की थी। ये बिल अभी पास हो गया है, ठीक है। दो ऑपोजिशन ने काफ़ी हंगामा किया, बट ये बिल हरियाणा में पास हो गया है। एंटी कन्वर्जन बिल का सिंपली मतलब ये है कि अगर आपने वही सारे फैक्टर्स हैं, फोर्स, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन, ऐसा करके अगर आपने किसी का धर्म परिवर्तन करवाया है तो फिर आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। और बेसिकली जो ओनस है, आपको बेगुनाह साबित करने का ओनस आप पे रहेगा। यानी बेसिकली कानून को आपको दोषी नहीं साबित करना है, आपको खुद को निर्दोष साबित करना है। दैट इज़ द होल आइडिया हियर, ठीक है। तो द बिल इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू फोर्स। जैसा मैंने बताया कि किसी से धोखे से, लालच से या दबाव से किसी का धर्म परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सजा है? प्रोविजन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 to 5 years एंड अ फाइन ऑफ नॉट लेस देन 1 लाख। ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकती है या ज़्यादा फाइन मिल सकता है अगर SC ST कम्युनिटी का कोई विक्टिम है या माइनर कोई विक्टिम है, तो फिर सज़ा ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसको वही 30 days का नोटिस देना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी साइन अ डिक्लेरेशन दैट द कन्वर्जन अफेक्टेड वाज नॉट थ्रू एनी फ्रॉडुलेंट मीन्स, ठीक है। अगर कंसीलमेंट ऑफ रिलीजन के थ्रू शादी हुई है, अगर धर्म छिपा के शादी हुई है और फिर बाद में बताया गया है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दिया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट अभी मनाया गया, 21 मार्च वॉज डिक्लेयर्ड एज। तो हर साल 21 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर मनाया जाता है। इस साल जो थीम थी उसकी वो थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगेन देखो, एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जनरली मैं डेज पे उतना बात नहीं करता हूँ, बट जो एनवायरनमेंट रिलेटेड डेज है, जैसे अभी 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट था, फिर अभी हम पढ़ेंगे 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे था, तो वो थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इसको 2012 में शुरू किया गया था। 21 मार्च को एज अ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है वो 2012 में माना गया था। इसके जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो UN फोरम ऑन फॉरेस्ट होता है और FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और आइडिया यही होता है, जैसे किसी भी इंटरनेशनल डे के साथ होता है, कि इस दौरान जो फिर फॉरेस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे काम किया जाता है, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स को निर्देश दिए जाते हैं एंड दे विल ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़ अराउंड ट्री प्लांटेशन एंड फॉरेस्ट एंड ऑल थिंग एक्सेट्रा। जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च था। वर्ल्ड वाटर डे की थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। अगेन वाटर कंजर्वेशन, वाटर प्रिजर्वेशन जैसी बातें वाटर डे पर होती है। 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था, जिसमें 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करना डिक्लेयर किया गया था। 1993 से इसे सेलिब्रेट करना शुरू किया गया। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है, इट इज़ अबाउट वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, और इसी गोल को फुलफिल करने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी। देखो, आसान शब्दों में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मरकरी एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। ये एयर में, वाटर में, सॉइल में कहीं भी मिल सकता है हमें, और टिपिकली लिक्विड फॉर्म में जो आप थर्मोमीटर में देखते हो उस फॉर्म में हमें मिलता नहीं है। टिपिकली सॉल्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है, रॉक्स वगैरह में मिलता है हमें। और मरकरी का जो पोल्यूशन है वो एक बड़ी डेंजरस चीज़ है। अगर मरकरी लीक होकर के, पोल्यूट होकर के नेचुरल फॉर्म्स में आ जाता है तो बड़ा डेंजरस चीज़ है। जैसे मीनामाता बे बेसिकली जापान में, जहाँ ये मरकरी पोल्यूशन हुआ इनिशियली, और फिर उसके बाद फ़िशेज़ ने वो वाटर लिया और वो फ़िश खाने से लोगों को इस तरह की बीमारियाँ हुई, तो वहाँ से ये मीनामाता कन्वेंशन जो आया है वो मरकरी का आया है। तो इंडोनेशिया ने अभी एक डिक्लेरेशन को रिसेंटली अडॉप्ट किया है, जिसने जितने भी एक देयर इज़ अ कन्वेंशन ऑलरेडी इन प्लेस, मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, उससे जो भी पार्टीज़ उसकी सिग्नेटरी हैं, तकरीबन 105 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें,
उन्होंने कहा है कि आपको इलीगल ट्रेड मरकरी में जो है उसको रोकना होगा। मरकरी जो ट्रेड हो रहा है दुनिया भर में, उसकी ट्रेड की रोकथाम आपको करनी पड़ेगी। सो दिस वाज बेसिकली द मीटिंग वाज COP4 ऑफ मीनामाता कन्वेंशन ऑफ मरकरी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 4 टू द मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, जिसमें ये बातें की गई। और उस डिक्लेरेशन में उन्होंने कहा था कि आपको हर कंट्री को एक दूसरे के साथ अपनी एक्सपर्टीज शेयर करनी होगी कि कैसे वो मरकरी के इलीगल ट्रेड को रोक रही है। देयर विल बी डेवलपिंग प्रैक्टिकल टूल्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग सिस्टम्स फॉर मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग ट्रेड इन मरकरी, practices related to combating illegal trade in mercury, and share examples of national legislation and data information to reduce such trade। तो मतलब बेसिकली आप इलीगल मरकरी ट्रेड को कॉम्बेट करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर रहे हो, जो भी आपके यहाँ कानून है, जो भी डेटाज हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, वो आप बाकी कंट्रीज़ के साथ शेयर करोगे ताकि वो भी ये काम कर सके। तो ये जो ट्रीटी है ये बेसिकली अगेन मरकरी के स्प्रेड को रोकने के लिए, मरकरी जैसे मैंने कहा इट्स अ इमेंसली हार्मफुल सब्सटेंस, और ये ट्रीटी हुई थी 2013 में। 5th सेशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड में ये ट्रीटी हुई थी। कन्वेंशन जो है वो मरकरी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों के कवर करती है। मरकरी माइनिंग को बैन करती है, मैन्युफैक्चरिंग को, ट्रेड को, डिस्पोजल को, इन सारी चीज़ों को कवर करती है। जैसा मैंने कहा कि अभी 105 पार्टीज़ हैं, इसमें 105 कंट्रीज़ है जो रेटिफाई कर चुकी है, 128 सिग्नेटरीज़ हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ जिसने रेटिफाई कर दिया है मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी, ठीक है। बाकी मरकरी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। पीपल आर मेनली एक्सपोज टू मिथाइल मरकरी। मिथाइल मरकरी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब ये मछली खा लेते हैं और मछली जो है वो मरकरी पोल्यूटेड वाटर में होती है, तो उस केसेस में दे आर वल्नरेबल टू दिस डिजीज़ कॉल्ड मीनामाता डिजीज़, विच इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय मिथाइल मरकरी पॉइजनिंग। तो ये सबसे पहले डिजीज़ पाई गई थी मीनामाता बे, जापान में। तो तब से इस डिज़ीज़ का जो नाम, अगर मिथाइल मरकरी से पॉइजनिंग होकर के अगर आपको ये डिजीज़ हुई है तो उसे मीनामाता डिजीज़ ही कहा जाता है, और बेसिकली इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम भी मीनामाता कन्वेंशन ऑन मरकरी है। ऑलराइट गाइज, आई होप you have got some clarity on these topics, largely important topics from March 16 to March 23, and I would again request you to go through all these topics very carefully, and we'll meet again in the next episode of the Hindu Analysis. Till then, take care, goodbye, and keep reading.